जी वेरी गुड आफ्टरनून। एक मिनट, हाँ अभी अपनी क्लास चालू करते हैं। चलो एक अगर कोई क्या कहते हैं तो प्रॉब्लम हो तो क्लास में ऑडियो में या वीडियो में तो बता देना, ठीक है। चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लास स्टार्ट करते हैं। लोकल नोज कोई अभी ये हो सकता है लास्ट वाले दो तीन ना अपलोड हो तो हो, बाकी तो सारे कंटेंट में अपलोड है। फिर भी मैं एक बार मेरे को कोर्स का लिंक शेयर कर देना, जिसका आपके पास एक्सेस है, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा ना। मेरे हिसाब से तो सभी कंटेंट में अपलोड किए गए हैं, बट फिर भी बता देना एक बार, ठीक है। चलो भाई, तो लिंक शेयर कर देना। कई बार एक ही नाम से या दो नाम से कई कोर्सेज होते हैं तो इस वजह से। चलो भाई अब आ जाओ, क्लास चालू करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अपना सिंपल सा इंटेंशन है कि हमको वो एमपीएडीपी के हिसाब से पढ़ना है। तो जितना उसमें एक नहीं प्री के हिसाब से एमसीक्यूज के हिसाब से जितना जानने लायक जरूरी है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट कि भाई हम लगभग चीजें पढ़ चुके हैं। अब टॉपिक वाइज, ये वाइल्ड लाइफ में क्या है, कुछ ऐसा नहीं है कि पिछला कोई कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल टॉपिक वाइज चीजें चलती हैं। जैसे एक चैप्टर है आपका जो ये बोलता है कि भैया आप क्या कमर्शियल, या आप बोल सकते हैं कि क्या आप जो जानवर है उनमें ट्रेड कर सकते हो क्या, वही एज यूजुअल खरीद फरोख्त करना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि भैया एनिमल कि कोई भी जानवर, गाय भैंस कुत्ता, ये उसकी बात नहीं कर रहे। ये बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भैया जो ये जंगली जानवर हैं, जो कहाँ बताएं अभी अपने बात कर लेंगे। क्या उनमें कोई भी आदमी डील कर सकता है, उनको बेचना, उनको खरीदना, उनसे कोई प्रोडक्ट बना सकता है, ये कुछ भी उनको मार के हंटिंग करके कुछ भी कर सकता है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा कुछ? तो सीधा सा रूल है कि भैया नहीं, प्रोहिबिटेड है। कुछ चीजें अलाउड है, जैसे कि सांप का जहर, ये आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दवाई बनाने के काम आता है। उसके बाद नहीं वो मोर पंख जिसको अपने बोलते हैं, पिकॉक टेल, मोर पंख, मोर पंख जिसको आप बोलते हो, मोर पंख, ये कुछ एक चीजें हैं जो अलाउड है। ठीक है, अभी रुक जाओ एक बार, अभी एक बार टॉपिक पे चलते हैं, फिर बाद में समझ गए। ठीक है, ये कुछ एक चीजें हैं जो अलाउड है। तो अभी एक बार पहले टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है, समरी वमरी सब बाद में चलेंगे। अब आ जाओ, आप लोग के पास अगर पहली बात तो बेर एक्ट अगर नहीं है तो प्लीज बेर एक्ट ले लेना, क्योंकि बेर एक्ट के अंदर अपने साथ साथ ही अंडरलाइन करवा रहे हैं कि ये पूछ सकता है, जो जो पूछेगा वो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ कि ये अंडरलाइन कर लो, इतना ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं है। ठीक है, तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसका चैप्टर 5A है, सेक्शन 49A, 49B, 49C, ये तीन सेक्शन है जो इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो आ जाओ भाई, ये बोलता क्या है? ट्रेड, कॉमर्स जिसको आप बोल सकते हो व्यापार, ऑफ एनिमल वेलफेयर, ये टोटली प्रोहिबिटेड है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने सेक्शन वाइज चलाते हैं। जो आपका ये सेक्शन 49A है ना, ये तो सिर्फ ये बताता है कि भैया ये जो एनिमल है जिसके अंदर हमने शब्द यूज किया है शेड्यूल्ड एनिमल, वो सभी जानवर जिनके बारे में शेड्यूल 1 में बताया गया है, जिनके बारे में शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में बताया। अब सबसे पहला सवाल, ये जो आपका मतलब आपसे जो पूछा जा सकता है कि भाई सेक्शन 49A के अनुसार जो आप जो कहा गया है कि भैया आप जानवरों में या वाइल्ड लाइफ एनिमल में डील नहीं कर सकते, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ एनिमल? सर वो सभी एनिमल जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में बताए, जिनको इन्होंने शब्द यूज किया है शेड्यूल्ड एनिमल। तो हम क्या बोलते हैं कि शेड्यूल्ड एनिमल का
ट्रेड सॉरी ट्रेड प्रोहिबिटेड है। तो पहला सवाल आपसे जो यहां से बन सकता है कि भाई एक शेड्यूल्ड एनिमल कहां डिफाइन किया गया है। सेक्शन 49 ए का पहला सवाल, शेड्यूल्ड एनिमल। शेड्यूल्ड एनिमल क्या है? वो जो शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 के पार्ट शेड्यूल 2 के पार्ट 2 उसके बाद चाहे तो वो ऐसा बोल दे कि भाई जो पूछ सकता है चैप्टर 5A, या फिर वो ऐसा बोल दे सेक्शन 49B, कुछ भी बोल दे। वो किन एनिमल्स के ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में प्रतिबंध करता है? सर वो करता है शेड्यूल्ड एनिमल के बारे में, या ऐसा वो सभी एनिमल जो शेड्यूल 1 में, या वो सभी एनिमल जो शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में। तो ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है आपसे कौन सा चैप्टर बोलता है कि भैया आप शेड्यूल्ड एनिमल या जंगली जानवरों में ट्रेड नहीं करोगे। एक कौन सा चैप्टर? चैप्टर 5A। कौन सा चैप्टर 5A जो है वो किन एनिमल्स को लगता है, ये ध्यान रख लेना। शेड्यूल्ड एनिमल को लगता है। शेड्यूल्ड एनिमल का मतलब क्या है? शेड्यूल्ड एनिमल डिफाइन कहाँ है? यस, कोई भी डाउट, कुछ भी कोई भी डाउट, कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। चलो अब आ जाओ। अब आता है, जैसे आपने है ना एक शेड्यूल्ड एनिमल, एक मिनट यार, आगे नहीं है यार, वो पूछा नहीं यार, पूछा मैं, एक मिनट, जस्ट मिनट यार। हो गया था वो काम, मतलब काम हो गया था क्या? पूछ के बता यार, वो कौन है वो, तुरंत बताना। सॉरी यार, थोड़ा सा कोई काम आ गया था। चलो अब आते हैं आगे, चैप्टर 5A। देखो भागने की कोई जरूरत नहीं, अपने पास सफिशिएंट टाइम है, मैं आपको बहुत तसल्ली से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो बार बार चीजें रिपीट मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप वहीं पे चीजें को सुन के समझ लो। चैप्टर 5A बोलता है कि भैया आप जंगली जानवरों में व्यापार नहीं करोगे। जंगली जानवरों को इन्होंने क्या नाम दिया? शेड्यूल्ड एनिमल। वो जानवर जो अनुसूची में लिखे गए हैं। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 1, अनुसूची 2 के भाग 2, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के पार्ट 2। अब उसके बाद आया कि क्या ये चैप्टर सिर्फ शेड्यूल्ड एनिमल को लगता है? नहीं सर, शेड्यूल्ड एनिमल को भी लगता है और उनसे बनाए गए प्रोडक्ट्स को भी लगता है। जानवर को मार के नहीं, जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिनको इन्होंने नाम दिया शेड्यूल्ड आर्टिकल। वो सभी चीजें जो इन जानवरों से, अनुसूची वाले जानवरों से बनाई जाती है, कुछ भी उनको मार के, उनके मांस से, उनकी हड्डियों से, कुछ भी। बस अब बात आती है इसमें क्या क्या नहीं आएंगे। अब क्या क्या नहीं आने का मतलब क्या है? चैप्टर 5A किसको नहीं लगेगा? एक, मोरपंख, जिसको हम बोलते हैं पिकॉक टेल फेदर। मोरपंख के बाद आ गया आपका सांप का जहर, स्नेक वेनम। तीसरा, आर्टिकल ट्रॉफी। आर्टिकल ट्रॉफी का कुछ कंसेप्ट ऐसे है कि जो उनके नाखून हो गए, ये जो छोटी मोटी सी चीजें जो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ जी, हो गया, ठीक। ठीक है, इसको इन्होंने शब्द दिया, ऐसी कोई भी चीजें जो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। आर्टिकल हो गया, ट्रॉफी हो गया, जैसे कोई उनका दांत हो गया, कोई नाखून हो गया, ऐसा नहीं निकाला गया, कोई ऐसा अगर किसी के पास पड़ा हो। जैसे बिल्ली के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बिल्ली जब बच्चे पैदा करती है तो उससे पहले वो अपने सभी नाखूनों को उतार दो या फिर निकाल देती है, तो ऐसा कुछ। तो अब ध्यान देना, चैप्टर 5 ट्रेड को प्रोहिबिट करता है। जंगली जानवर, जंगली जानवर मतलब शेड्यूल्ड एनिमल। शेड्यूल्ड एनिमल कहां बताया गया? सेक्शन 49A के ए। और किसको प्रोहिबिट करता है? शेड्यूल्ड आर्टिकल कहां बताया गया? सेक्शन 49A के बी। शेड्यूल्ड आर्टिकल में क्या नहीं आता है, जिसका मतलब है कि चैप्टर 5A इसको नहीं लगता है। इन चीजों में आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रॉफी अपने इसको बोल देते हैं, नहीं, जो सूंड हो गया, ये सब चीजें उसको बोलते हैं। बट
उसमें अपने ये नहीं कह सकते कि भाई जो ये नहीं क्या बोलते सींग, जो सींग होते हैं, जो सींग जैसे गाय भैंस के जो सींग होते हैं वैसा कुछ, कि तभी इसमें कवर आते हैं, सब नहीं। वो सब जो परमिसिबल है, जो कानून में कहा गया है कि ठीक है इसमें आप डील कर सकते हो या इन चीजों को आप यूज कर सकते हो। नहीं, ट्रॉफी उसको नहीं बोला जाता, प्रिजर्व ट्रॉफी होता है जो उनके सींग वगैरह को बोला है, जितना मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ। शेड्यूल्ड एनिमल में ट्रेड नहीं कर सकते हो, शेड्यूल्ड एनिमल कहाँ बताया गया है? शेड्यूल्ड आर्टिकल ट्रेड नहीं कर सकते हो, कहाँ बताया गया है? क्या चीजें शेड्यूल्ड आर्टिकल में नहीं आती? हो सकता है ये हो, मैं आपका हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो सही हो। मेरे हिसाब से ट्रॉफी का मतलब यही होता है कि उनके जो सींग या जो चीजें नहीं, सींग और ये सब चीजें जो परमिसिबल है। जी ठीक है, ये होगा। आप जो कह रहे हैं कि भाई मरे हुए जानवर को जो रखा जाता है वो होगा। मैं इसमें मेरे हिसाब से ये, मैं बहुत ज्यादा श्योर तो नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, इसको लेकर कोई भी डाउट था कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ? अब आ जाओ। अब बात आती है भाई कौन सा सेक्शन है जो प्रोहिबिट करता है ट्रेड को? सेक्शन कौन सा है जो शेड्यूल्ड एनिमल या इनके जानवरों के प्रोहिबिट करता है? सेक्शन 49 बी। सेक्शन 49 बी क्या ये कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है? जी साहब, टोटली प्रोहिबिट करता है, टोटली प्रोहिबिट करता है। कोई लाइसेंस से आप नहीं सर, कोई लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं। सिर्फ दो कंडीशन है, एक एजुकेशनल पर्पस, रिसर्च पर्पस। इस चीजों के लिए अगर आप जानवरों को कोई भी खरीद फरोख्त ऐसा सब कुछ चल रहा है, या फिर पर्सनल या बोनाफाइड पर्पस। ये क्या है सर? ऐसा है कि आपने कोई जानवर है जो आता तो शेड्यूल्ड एनिमल की कैटेगरी में, पर आपने उसको अपने पास रख रखा है और कानून भी आपको अलाउ करता है कि आप ऐसा जानवर अपने पास रख सकते हो, तब सर ये अलाउड है। बट इसके अंदर आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पद होता है, इसकी परमिशन चाहिए। दोबारा ध्यान देना, सेक्शन 49 भी टोटली प्रोहिबिट करता है। वो कहता है भैया आप इन जानवरों में डील ही नहीं कर सकते हो, कोई लाइसेंस फाइसेंस कुछ नहीं, कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको इसका। हाँ, ये है कि अगर आप एजुकेशनल पर्पस, रिसर्च पर्पस, इनके पर्पस से कोई डील कर रहे हो, कोई खरीद रहे हो, बेच रहे हो ऐसा कुछ, या फिर अगर आपके पास पहले से ही खुद के पास ऐसा कोई जानवर है, पर्सनल यूज, पर्सनल मतलब आपने रख रखा है एक तरह से, तो आप उसको ऐसा रख सकते हो। बस कंडीशन है कि आपको लाइसेंस चाहिए होगा, सॉरी परमिशन चाहिए होगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, यस, कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। अब ध्यान देना, चैप्टर 5 है अमेंडमेंट से आया 1986 के। चैप्टर 5 कब आया? 1986 की अमेंडमेंट से आया। ठीक है साहब, तो चैप्टर 5 क्या तुरंत ही लागू हो गया था? नहीं, 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ अमेंडमेंट इन फोर्स। ये क्या है? 2 महीने का समय दिया गया था सभी को।
कि जो भी लोग पहले से डील कर रहे हैं उनको 2 महीने का समय दिया जाता है कि वो इस चैप्टर के चैप्टर 5A के जो भी प्रावधान है उनको फॉलो कर ले। तो अब ध्यान देना, आपसे जो यहाँ से क्वेश्चन बन इतना ही बनेगा। कौन सा चैप्टर है जो ट्रेड, कॉमर्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल, शेड्यूल्ड एनिमल में प्रोहिबिट करता है? चैप्टर 5 है। किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ? 1986 की अमेंडमेंट कब लागू हुई ये ध्यान दे देना। उसके बाद ये जो भी प्रावधान है, चाहे 49A है, चाहे 49B है, चाहे 49C है, ये कब लागू हुए? सर 2 महीने का समय दिया गया, अमेंडमेंट के बाद 2 महीने का समय दिया गया। उसके बाद शेड्यूल्ड एनिमल में क्या आता है? शेड्यूल्ड एनिमल कहाँ बताया गया है? शेड्यूल्ड आर्टिकल में क्या आता है? शेड्यूल्ड आर्टिकल में क्या नहीं आता है? उसके बाद क्या आप जो भी शेड्यूल्ड एनिमल है उनमें व्यापार कर सकते हो? सर 3 पर्पस है, एजुकेशनल पर्पस, रिसर्च पर्पस, और उसके अलावा तीसरा आता है आपका, अगर आप पर्सनल मतलब खुद ही के पास कोई आपने ऐसा कोई जानवर रख रखा है तो आप रख सकते हो, बस आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन चाहिए। इस छोटी छोटी सी बातों को लेकर कोई भी डाउट, ताकि मैं आगे एक छोटा सा पॉइंट है बस वो बता सकूं। ठीक है, अब लास्ट छोटा सा एक पॉइंट है। अगर कोई भी बंदा शेड्यूल्ड एनिमल में या फिर शेड्यूल्ड आर्टिकल में डील करता है, सर डील का मतलब है वो ट्रांसफर करता है किसी को, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेजता है, ऐसा कुछ भी। और ऑब्वियस ये जो ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट है ये कहीं से भी प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। तब भी आप इन्फॉर्म करेंगे टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ध्यान देना, कितने दिनों में? विद इन 30 डेज, विद इन 30। कोई डाउट, कोई सवाल, कुछ? अब आ जाओ, इसके बाद जो ऑब्वियस आपका चैप्टर 6 है, जिसके अंदर छोटे छोटे जो ऑब्वियस इसके अंदर जो सेक्शन है वो इंडिविजुअल सेक्शन है, जैसे कि अरेस्ट कौन कर सकता है, अरेस्ट वारंट कौन इश्यू कर सकता है, बेल को लेकर क्या प्रावधान है, क्या ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है क्या नहीं, अटेम्प्ट को लेकर क्या पनिशमेंट है, अबेटमेंट को लेकर क्या पनिशमेंट है, ठीक है, पनिशमेंट का सेक्शन कौन सा है, क्या क्या पनिशमेंट है, ये सब चीजें। अब अपने इसके अंदर कुछ एक बेसिक चीजें जो अपने को पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है। पहले देखो 49A B C के अंदर सेक्शन नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन नंबर सिर्फ 49A वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। चैप्टर 5A की पर इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चैप्टर इसके बारे में बात करता है, किस अमेंडमेंट से आया। ये जो आपका है ना चैप्टर 6, इसके अंदर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एक तो सेक्शन 50 आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन अरेस्ट की बात करता है, अरेस्ट वारंट की इश्यू की बात करता है, कौन सा सेक्शन पेनल्टी की बात करता है 51, कौन सा सेक्शन जो है बेल की बात करता है, उसके बाद कौन सा सेक्शन जो है कंपाउंडिंग की बात करता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात करता है, कॉग्निजेंस की सेक्शन कौन सा बात करता है। तो 51, 50, 51, 51A, 54, 55, ठीक है, ये कुछ एक है जो आपसे इंडेक्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने सीधा अपने टॉपिक पे ही चालू करते हैं। टॉपिक आते हैं, इसमें दो बातें हैं। एक, अरेस्ट करने की पावर किसके पास है, एक अरेस्ट वारंट इश्यू करने की पावर किसके पास है? एक मिनट। अरेस्ट को लेकर प्रावधान सिंपल से ही है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ वो अरेस्ट कर सकता है,
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वो अरेस्ट कर सकता है। ग्राउंड सिंपल से अगर लगता है कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है आप अरेस्ट कर सकते हो। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कम से कम किस रैंक का हो, सब इंस्पेक्टर रैंक का हो, कम से कम या इस तरह से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया किसके पास पावर है किसी पर्सन को अरेस्ट करने की, अगर उसको लगता है कि उसने कोई ऑफेंस किया, मतलब कोई भी पर्सन अरेस्ट कर सकता है किसी भी सस्पिशियस या डाउटफुल पर्सन को। अब ये तो आप याद रख लोगे कि भैया ये तो दो मेन आदमी है। डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट हुआ हुआ एक ऑफिसर होता है, सीनियर ऑफिसर होता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सीनियर बंदा होता है। पुलिस ऑफिसर में हमको ये ध्यान रखना है कि कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। ये चीज ध्यान रख लेना कि कम से कम जो है वो बंदा सब इंस्पेक्टर रैंक, ये इंपॉर्टेंट है भैया। कम से कम सब, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन अरेस्ट के बारे में बात करता है या अरेस्ट विदाउट वारंट की बात करता है। कौन सा सेक्शन, सॉरी, किस किस के पास पावर है बिना वारंट के अरेस्ट करने की। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, कोई भी पर्सन जो इस डायरेक्टर द्वारा ऑथोराइज्ड है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, कोई भी पर्सन इस चीफ वाइल्ड लाइफ इस अधिकारी द्वारा ऑथोराइज्ड है। या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर की रैंक का है कम से कम या उससे ऊपर। कोई भी डाउट अभी तक, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। अब आ जाइए, अरेस्ट वारंट कौन इश्यू कर सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, इनसे ऊपर की रैंक का कोई या ये, इनसे ऊपर की रैंक का कोई या ये। बड़ा अजीब सा लिखा है इन्होंने, कोई इनका लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने ऐसा क्यों किया या किस हिसाब से लिखा, बस अपने को ध्यान रखना है। अरेस्ट के अंदर कुछ नहीं है, कौन अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, ये लोग हो गए। अरेस्ट वारंट इश्यू करने की पावर किसके पास है, अरेस्ट वारंट बोल दो, सर्च वारंट बोल दो, किसी को सम्मन इश्यू करने की पावर है, किसी भी अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट, सम्मन, किसी तरह का किसी को ऑर्डर इश्यू करना है कि भैया ऑर्डर टू प्रोड्यूस फलानी कागज लाइए, ये लाइए, ढिमकाना लाइए, कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ या उससे ऊपर का, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या उससे ऊपर का। इसको लेकर कोई भी डाउट ये लिख लेना। अरेस्ट वारंट का सेक्शन क्या है, सर्च वारंट इश्यू करने का सेक्शन क्या, सॉरी, सेक्शन क्या है, किसके पास पावर है। अरेस्ट विदाउट वारंट का सेक्शन क्या है, किसके पास पावर है। आगे लिखवा दूं, चलो ठीक है। अब 51 पेनल्टी, पेनल्टी अपने अभी रुक जाओ, क्योंकि पेनल्टी वाला टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, इसको ट्रिक्स करेंगे। अब आ जाइए बेल। कोई भी पर्सन अगर इस एक्ट के अंदर एक्यूज्ड है तो क्या उसको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। कौन कौन से वाला, सेम एज यूजुअल वही कि भैया जो भी इस एक्ट के अंदर अगर आप एक्यूज्ड हो तो आपको बेल मिलेगी कि नहीं। ऐसा नहीं कि बेल मिलेगी नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेल ही नहीं मिलेगी, ये नहीं है कि बेल मिलेगी नहीं, पीपी को सुना जाएगा, फिर आपको बेल मिलेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस एक्ट के अंदर बेल आपकी राइट नहीं। तो ये कहा जाता है कि इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो क्या हुए,
नॉन बेलेबल ऑफेंस कोर्ट की इच्छा पर है, कोर्ट की इच्छा पर है, कोर्ट की इच्छा पर है। कोर्ट पीपी को सुनेगी, उसकी बातें सुनेगी, फिर अगर कोर्ट को सही लगता है तो इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस है वो क्या हुए, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अरेस्ट हुआ, अरेस्ट वारंट हुआ, मतलब सर्च वारंट, ये सब हुआ, देन इज बेल 51A। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? सेक्शन 52 एक्चुअली में ये प्रिजम्पशन का ही सेक्शन है, जो ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन पे ये है कि भैया उसने अटेम्प्ट किया है या उसने एबेट किया है कोई ऑफेंस, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने ऐसा किया था। तो ये तो हम आगे भी ऐसा पढ़ेंगे, प्रिजम्पशन है कि भैया तुमने ही ऑफेंस किया है, अब अगर तुम पे कोई एलिगेशन है तो ये माना जाएगा। सेक्शन 53, अगर कोई भी पर्सन रॉन्ग सीज करता है, किसी का गलत माल सीज कर लेता है नोइंगली, जानबूझ के, नोइंगली जानबूझ के उसको तंग करने के लिए कोई आप गलत सर्च करते हो, गलत सीज करते हो, ऐसा कुछ भी करते हो, तो आपके ऊपर सजा होगी, बिल्कुल होगी। कितनी होगी? 6 महीना, 500 रुपए तक का फाइन। या ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। 50 इंपॉर्टेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर कभी कोई एग्जामिनर को कोई मूड किया, ये पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज कम चांस है, अदरवाइज कम चांस है। कोई भी डाउट? अब ध्यान दे, अब आ जाइए इंपॉर्टेंट कंपाउंड। आप लोग जानते हो कंपाउंड मतलब भैया केस को खत्म करना, समझौता करना, कि पैसा ले लो, फाइन वाइन लेकर उसको छोड़ दो, कंपाउंडिंग। पहली बात तो कब कंपाउंडिंग नहीं होगी? अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट बताई हुई है कि भैया कम से कम इतनी सजा तो होगी ही होगी, उस केस में कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। उस केस में आप ये नहीं कर सकते कि मैं पैसा भर देता हूं, मेरे को जाने दो, नहीं। कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा? कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा डिस्चार्ज, एक्विटल नहीं होगा, डिस्चार्ज। कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा? डिस्चार्ज। कंपाउंडिंग की पावर किसके पास है? एज यूजुअल डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, चीफ वाइल्ड लाइफ, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इफ एम्पावर्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यही अपॉइंट करती है इसको। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इफ एम्पावर्ड बाय स्टेट। इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं उनको कंपाउंड करने की पावर मेन इन दो लोगों के पास है। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जो है वो तभी कंपाउंड कर सकता है अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है। एम्पावर किए तब, अपने आप पावर नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर एम्पावर किया है कि आप कंपाउंड कर सकते हो, तब फिर ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है ये कंपाउंड कर सकता है। कोई भी डाउट अभी तक किसी भी तरह का? हाँ जी, अब दोबारा सुन लो। कंपाउंडिंग का सेक्शन नंबर सेक्शन 54 वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर। कंपाउंडिंग कब नहीं होगी? अगर मिनिमम पनिशमेंट बताई है। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा? कंपाउंडिंग कौन करेगा? इनके पास अपने आप पावर नहीं है, अगर सरकारों ने इनको ये पावर दी है तो। अब अगर कंपाउंडिंग हो सकती है तो मिनिमम फाइन लिया जाएगा, सॉरी मैक्सिमम जो फाइन लिया जाएगा वो होगा 25,000, अगर कंपाउंडिंग होती है तो। अगर आप ये अलाउ है कि आप ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, समझौता कर सकते हो, तो मैक्सिमम 25,000 रुपए लिए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिए जाएंगे। कोई भी डाउट कुछ भी, ये इंपॉर्टेंट है। 50, 51, 51A, 54 कंपाउंडिंग इंपॉर्टेंट है। हाँ जी,
कोई भी डाउट, अगर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू करूं। अब कॉग्निजेंस, इस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस हुए हैं उसका कोर्ट कब कॉग्निजेंस ले सकती है, कोर्ट कब प्रसंज्ञान ले सकती है। सिंपल सा रूल है भैया, कंप्लेंट के साथ कंसेंट चाहिए। जैसे सरकारी ऑफिसर में नहीं होता कि सरकारी अधिकारी है कोई, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करने से नहीं, आपको सरकार की कंसेंट भी चाहिए होगी। वैसे ही है, सिर्फ किसी बंदे ने अगर कंप्लेंट कर दिया कि सर फलाना आदमी है उसने इस एक्ट के अंदर ऑफेंस किया है, नहीं चलेगा। सिर्फ किसी बंदे ने अगर कंप्लेंट कर दिया, उसके अलावा कोर्ट को कंसेंट भी चाहिए होगा। अब बात आती है भैया, कोर्ट कंसेंट किसकी लेगी, तो एक या तो कंसेंट आ जाए डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की। अब ध्यान दे देना इसके, या तो कंसेंट आ जाए डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, या आ जाए मेंबर सेक्रेटरी टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मेंबर सेक्रेटरी जू अथॉरिटी। ये कुछ एक पद है जिनको लेकर अपने ध्यान रखना। मेंबर सेक्रेटरी हो गया टाइगर कंजर्वेशन, जू अथॉरिटी हो गया, ठीक है, फिर हो गया डायरेक्टर टाइगर। नॉर्मली तो इसकी कंसेंट चाहिए, बट अगर मामला इस अथॉरिटी का है तो इसकी कंसेंट, जू अथॉरिटी का है इसकी कंसेंट, टाइगर रिजर्व का मामला है तो इसकी कंसेंट। उसके अलावा जैसे डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है वैसे ही चीफ वाइल्ड लाइफ, अब ध्यान दे देना, सिर्फ कंप्लेंट पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेगी अगर कंसेंट आ जाती है। कंसेंट किसकी, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ। यहां भी ये खुद से नहीं, इफ एम्पावर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इनको ये पावर दी है कि तुम कंसेंट दे सकते हो तो इनकी कंसेंट चाहिए, दी। अगर नहीं दे रखी फिर नहीं, फिर तो आप जाओ गवर्नमेंट के पास जाओ, सरकार के पास जाओ, हालांकि सरकार इनको पावर देके रखती है। उसके अलावा टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मामला है तो इसका चाहिए, जू अथॉरिटी का है तो इसका चाहिए, टाइगर रिजर्व का है तो डायरेक्टर टाइगर रिजर्व की कंसेंट चाहिए। आप बस इतना पढ़ लेना कि अगर कॉग्निजेंस चाहिए तो उससे पहले कॉग्निजेंस के सिर्फ कंप्लेंट के बेस पे कॉग्निजेंस नहीं, किसकी कंसेंट चाहिए ये याद रखना, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इनकी कंसेंट चाहिए। क्योंकि सरकार इन्हीं को पावर देती है कि आप लोग ही कंसेंट दोगे, केस चलाना है या नहीं आप लोग ही कंसेंट दोगे। उसके अलावा एक और रूल है, 60 days नोटिस। जिसके भी खिलाफ केस करना है अगर आपने उसको 60 दिन का नोटिस दिया हुआ है, ये एक रूल है। एक रूल ये है कि भैया कंसेंट हो, दूसरा रूल है कि आपने जिसके खिलाफ केस करना है उसको आपने 60 दिन का नोटिस दिया। ये इंपॉर्टेंट है। केस करने से पहले या ट्रायल से पहले कितने दिन समय का नोटिस देना है, 60 दिन का। कॉग्निजेंस जो है कौन से सेक्शन में है, 55। कॉग्निजेंस लेने के लिए कोर्ट को किसकी कंसेंट चाहिए, दो पद याद रखना, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ या फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। इतना ही है। अभी तक कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह, दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन 49A आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सिर्फ उसके टॉपिक इंपॉर्टेंट जो बातें हैं। सेक्शन 50, 51, 51A, 55, सॉरी 54, 55 इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट, कौन अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, कौन सर्च वारंट इश्यू करेगा, देन उसके बाद पेनल्टी, पेनल्टी चलो अपने अभी पढ़ेंगे, ठीक है। 51A बेल, क्या बेल आपका अधिकार है, नहीं सर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 54 कंपाउंडिंग को लेकर बातें, 55 कॉग्निजेंस को लेकर बातें, इतना ही।
जी, कोई भी डाउट? अब आ जाइए। सेक्शन 56, सेक्शन 57, सेक्शन, ये आपके लास्ट के 3 सेक्शन। 53, 53, 53, 51, 51A, 53, 53। ये सीधा सा बोलता है कि भाई नहीं, जो अधिकारी हैं, जो लोग सीज, जिनका काम होता है सर्च करना, ये सब, अगर वो कहीं पर भी जाते हैं, वो कोई प्रॉपर्टी किसी की सीज कर लेते हैं, किसी भी वजह से, आप बोल दीजिए, जैसे मान लीजिए अपने ये बात उसमें पढ़ेंगे, क्या नाम है, पेनल्टी में भी ये बात पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई जो अधिकारी हैं, जो भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है कि भैया तुम फलानी जगह जाके सर्च कर लो, सीज कर लो, वो जानबूझ के अगर कुछ गलत करते हैं, जानबूझ के जो चीज नहीं सीज होनी चाहिए थी वो सीज कर लेते हैं, या जानबूझ के नहीं, तंग करने के लिए सर्च करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैक्सेशियसली इम्प्रॉपर, बिना रीजनेबल ग्राउंड के सीज करना, बिना रीजनेबल ग्राउंड के सर्च करना, नोइंगली, नोइंगली पता था कि नहीं कर सकते हो सीज फिर भी किया, पता था कि नहीं कर सकते हो सर्च फिर भी किया, तब ये पेनल्टी है उन पे लगाई जा सकती है। कोई भी मान लो अगर सर्च करने जाता है और नोइंगली जानबूझ के कुछ गलत चीज करता है, जानबूझ के गलत सर्च, तब इतनी पेनल्टी है। अब नाउ कम्स छोटा छोटा सा सेक्शन 56, सीधा बोल देता हूँ कि भैया अगर कोई भी एक एक्ट किया है, वो एक्ट वाइल्ड लाइफ में भी ऑफेंस है, किसी दूसरे एक्ट में भी ऑफेंस है, तो जहां ज्यादा पनिशमेंट है, हायर पनिशमेंट है, वो लगेगी, वो लगेगी। तो हम बोलते हैं कि क्या इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा क्या, कि भाई ये एक्ट और दूसरा कोई भी कानून है, अगर उसके खिलाफ है तो इस एक्ट को माना जाएगा? नहीं सर, दोनों कुछ एक साथ चलेंगे, जहां जो लागू हो सकता है उसको लागू किया जाए, ओवर राइडिंग इफेक्ट वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो हायर पनिशमेंट होगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग अगर पढ़ो तो आप लोग को ईजी रहे कि भाई क्या है प्रिजम्पशन। अगर किसी भी बंदे के पास से कुछ गलत, कोई भी नहीं चीज पाई जाती है जो आप नहीं रख सकते हो, आरोप लगाए जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है, ये माना जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है ना, इन एडिशन, है ना, ये एक्ट सबके साथ चलेगा, खिलाफ नहीं चलेगा, सबके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। अब आ जाइए ऑफेंस बाय कंपनी। ये क्या है ऑफेंस, अगर भाई कोई कंपनी है उसने कोई ऑफेंस किया है, तो सीधा सा है, नहीं नॉर्मली हम जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में फॉलो करते हैं, वो उस कंपनी के भी जो भी ऑफिसर हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी सेक्रेटरी हैं, जिनको इस बारे में पता था, जिनको नोइंगली उन्होंने ऐसा कुछ किया है, वो सब लायबल होंगे। ये है आपका 50। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके शुरू के प्रावधान है वो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये जो लिखा, ये आपके 2 चैप्टर अपने ने खत्म किए हैं, अभी तक के लिए इतना ही। दोबारा बोल रहा हूँ, अपने चाहे समय खराब करना है कितना भी खराब कर लें, बट ये क्या हो गया, बेसिक तो बात यही है कि भाई वाइल्ड लाइफ हुआ, मोटर व्हीकल तो फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, वाइल्ड लाइफ हो गया, एमटी एक्साइज एक्ट हो गया, ये ऐसे रहेंगे जो थोड़े इसी तरीके से चलेंगे। इसमें अगर हम सिर्फ क्लास को चलाने के लिए कहीं भी इधर उधर इन डेप्थ फालतू में, आपका सिर्फ टाइम खराब होगा, सुनते जाओ, चीज को ध्यान रखते जाओ, जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते जाओ, इतना मोर देन है। कोई भी सवाल कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है। कल अपने इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और
एनडीपीएस के नोट्स अभी तक तो वही क्लास वाले ही हैं, जो क्लास में आपको पढ़ाया उतना ही है। हाँ, अभी तक उसके नोट्स अभी तक जो बने नहीं है, कोई भी नोट्स एनडीपीएस के। अभी तक तो जो क्लास में आपके लेक्चर्स है सिर्फ वही है। मेंस के हिसाब से तो मुश्किल है, क्योंकि एनडीपीएस के अंदर ऑब्वियसली डायरेक्ट वाला ही रहेगा। बट स्टिल मैं देख लेता हूँ, अगर अरेंज होते हैं तो मैं अरेंज करवा देता हूँ मेंस के हिसाब से। ये एनडीपीएस हमें भी एनडीपीएस बनाए जाएंगे नोट्स। रीजन बिंग इज एडीजे में आता है, राजस्थान के अंदर ना एडीजे का पेपर होता है, उसमें एनडीपीएस आता है। तो उसके हिसाब से नोट्स बनाए जाएंगे उसके। तो होप सो जल्दी बनेंगे तब मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्योंकि एनडीपीएस तो हमें भी थोड़ा है कि उसको मेंस के हिसाब से, केस लॉस के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें पढ़ेंगे। अभी तो एक बार दोबारा से क्लासेस चालू की है एमपीडीपीओ की, क्योंकि ऑब्वियस बीच में आप लोग सभी छुट्टी पर चले गए थे। तो एक बार दोबारा फ्लो चालू करते हैं, फिर एमपीडीपीओ को भी जो भी उससे रिलेटेड जितना भी कुछ भी करना है अपने उसको फ्लो में ले आएंगे। चलो, कोई भी सवाल कुछ भी है तो पूछ लो यार, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से तो खत्म है। 6 बजे है आपकी सीपीसी की क्लास। थैंक यू।